फिलहाल आगे चलते हैं। एक और ऐप बताया था हमने, बोटिम ऐप। ये बोटिम ऐप जो है ये आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल में। ये नाम नोट कर लीजिए, अपने मोबाइल में बोटिम ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। एक और ऐप है आईएमओ वाला ऐप, उसको भी देख लीजिए, और ये आईएमओ इसको भी इंस्टॉल कर लीजिए। ये दोनों में आप लोग आईएमओ जब इंस्टॉल कर रहे होंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी, किस चीज की जरूरत पड़ेगी? आपको जरूरत पड़ेगी मेल आईडी की। अपने मोबाइल की मेल आईडी को उसमें डालेंगे, वैसे ही उसके ऊपर ओटीपी आएगा। वो ओटीपी को ओके करते ही आप लोगों का आईएमओ काम करने लगेगा, जिसको बहुत से लोग आईएमओ बोलते हैं, बहुत से लोग ईमो बोलते हैं, जो भी बोल लीजिए। बस ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि वहां पर सऊदी अरब में व्हाट्सएप कॉल काम नहीं करती है। तो जब व्हाट्सएप कॉल काम नहीं करती है तो फिर आप काम करेंगे कैसे? क्योंकि बात करने के लिए जब इंटरनेट होता है तो आपको बात करना, तो आप आईएमओ ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और आईएमओ ऐप में एक बात और समझ लीजिए, हमने अपने मोबाइल में आईएमओ ऐप डाउनलोड कर लिया, अब हमारा चालू हो गया, लेकिन हमें जिनसे बात करनी है उनके मोबाइल में भी आईएमओ होना चाहिए। अक्सर ये होता है कि हाजी साहब कहते हैं कि कासिम भाई हमारे मोबाइल में तो आईएमओ है, हाँ हमारे मोबाइल में तो ईमो है, लेकिन हम अपने घर पे बात नहीं कर पा रहे। तो क्यों नहीं बात कर पा रहे होते हैं? वजह सिर्फ एक होती है बात ना कर पाने की। कौन सी? सिर्फ एक वजह, क्या कि उन्होंने अपने घर पे अपने बेटे के मोबाइल में ईमो डाउनलोड ही नहीं कर रखा है। तो जब बेटे के मोबाइल में ईमो होगा नहीं तो आप बात करोगे कैसे? तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि ईमो आपके मोबाइल में भी होना चाहिए, और आपके बेटे या जिस पे भी इंडिया में आप बात करना चाह रहे हैं उन सब के मोबाइल में ईमो हो। और एक और ऐप बताया जिसका नाम है बोटिम, BOTIM। ये बोटिम ऐप आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए, आप लोगों के बहुत काम आएगा। आगे जो आप बताने जा रहे हैं आपके मोबाइल में, आप लोग देखिएगा मोबाइल में, अब गूगल मैप दिखा रहे हैं आप लोगों को। आप लोग गूगल मैप के लिए तैयार हो जाइए। देखिए हम आपको सिखा दे रहे हैं गूगल मैप आप लोग के मोबाइल में। ये देखिए यहां पर पहले देख लीजिए, इसको जूम करके आपको दिखा दे रहे हैं। ये है, आप इसको टच कर दीजिए, सिर्फ ऐसे टच कर देना है। सीख लीजिए अभी, फिर आप बाद में प्रैक्टिस करिएगा वीडियो देख करके। आप लोगों को इसको टच कर देना है। अब क्या होगा, इसको बहुत ध्यान से देखिए। हमारे सामने ये इस तरह से खुल जाएगा। हमें यहां पर सर्च में जाना है, और सर्च में जाने के बाद हमें टाइप करना है MASJID, मस्जिद। ये हमने मस्जिद टाइप कर दिया। उसके बाद हम टाइप करेंगे BIN, बिन महफूज, MAHFOUZ। जैसे ही हम ये करेंगे, यहां पर सर्च पे बटन दबा देंगे, ये हमारे को खोल देगा। इस तरह से क्लिक कर दीजिए। अब देखिए आपके सामने अभी खुलेगा, ये हमारा गूगल मैप खुल गया। अभी पिक्चर आपकी क्लियर होगी। अब ये है आपका, तो आपको बताना ये है कि ये जो पिक्चर है, इसको हल्का सा जूम करके आप लोग को दिखाते हैं, देखिएगा। ये देखिए अभी ये सैटेलाइट फोटो है, अभी धीरे धीरे पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये जो है मस्जिद बिन महफूज। तो होता क्या है कि जब आप यहां पर डालेंगे मस्जिद बिन महफूज, तो ये आ गया, यहां से सारी चीजें आपकी निकल के आ गई। आप लोगों की बिल्डिंग, ये जो आप देख रहे हैं, ये सारी छत टाइप का देख रहे हैं, बाद में इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ये जो आप छत टाइप का देख रहे हैं, यही असल में आपकी अजीजिया की बिल्डिंग है। तो ये जो अजीजिया की बिल्डिंग है, यहीं पर है। आप यहां पर किसी भी बिल्डिंग, ये बिल्डिंग नंबर 299, ये बिल्डिंग नंबर 94, ऐसे करके ये बिल्डिंग नंबर 131, ये इसी जगह पर होगी। तो मस्जिद बिन महफूज जो है, ये एक सेंटर लैंडमार्क है। आप जब डाल देंगे तो आपको यहां पर सब कुछ दिख जाएगा। तो जैसे बहुत सारे हाजी साहब लोग परेशान होते हैं कि कासिम भाई अगर बाई चांस, वैसे ऐसा होगा नहीं, लेकिन बाई चांस खाना बनाने को ना दिया जाए या आपका बनाने का मन ही ना हो, तो आप मैप पे जैसे ही ये मस्जिद बिन महफूज डालेंगे, देखिए यहां लिख के आ गया रेस्टोरेंट। इस पे जैसे ही आप क्लिक कर देंगे, क्लिक करते ही यहां पर क्लिक करके आपको दिखाते हैं ये। अब यहां क्लिक कर देंगे तो देखिए आपको अभी यहां पर निशान आ जाएंगे। ये देखिए, ये जो रेड कलर के, इस पिंक कलर के दिख रहे हैं, ये रेड कलर का, ये सारे के सारे रेस्टोरेंट आ गए। तो मस्जिद बिन महफूज के पास में एक दो नहीं है, बहुत सारे रेस्टोरेंट है। तो आपको मैप में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, गूगल मैप पर जाकर के किस चीज की, किसी भी चीज को तलाशने की। तो मस्जिद बिन महफूज हमने आपको दिखाई, ये एक मेन लैंडमार्क है, और यहां से बड़ी आसानी से आप लोग
रेस्टोरेंट तलाश सकते हैं। यहां पर सारी की सारी बिल्डिंग है। आगे एक सेशन पूरा होगा, हम आपको तब गूगल मैप का और भी चीजें सिखाएंगे। आज एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं यहां पर कि कैसे हम लोग किसी जगह पर जाएंगे, तलाशेंगे कैसे जगह पर। देखिए, अब हम यहीं से डायरेक्शन पे जाके क्लिक कर देंगे और हम नीचे डायरेक्शन लिखा उसको क्लिक कर देंगे तो हमसे पूछेगा, ये डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे हमसे पूछेगा, यहां पर जाके क्लिक करेंगे। अब हम यहां पर मस्जिद बिन महफूज पे थे अभी, अब यहां पर हम जाएंगे मस्जिद अल हरम, तो टाइप करेंगे मस्जिद, अपने आप आ जाएगा। ये देखिए आ गया। अब इसको क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप टच कर देंगे, ये आपको इसलिए सिखा रहे हैं कि आप हाजी साहब लोग सोचते हैं कि हम वहां खो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं खोएंगे। अगर कहीं पर भी इधर उधर भटक जाएंगे तो कैसे, देखिए यहां पर बहुत आसानी से दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये सामने लिखा हुआ है, ये एक रोड है, ये मस्जिद बिन महफूज है। 90% हाजी इसी रास्ते से हो करके होते हुए मस्जिद अल हरम जाते। ये है मस्जिद मक्का, मस्जिद अल हरम, और ये रास्ता है। हाजी साहब लोग पूछते हैं कितने किलोमीटर है, अपने मोबाइल से ही आप देखिए एग्जैक्ट दिखा रहा है। ये देखिए कितना दिखा रहा है, 16.2 किलोमीटर, 20 से 21 मिनट दिखा रहा है जब आप कार से जाएंगे। अगर पैदल इतना चल के जाएंगे तो 2 घंटा, पैदल तो जाता नहीं है, अगर पैदल जाएंगे तो 3.5 घंटे लगेंगे। लेकिन एक आइडिया के तौर पे है। अब क्या इसी रास्ते से होकर के हाजी साहब लोग जाते हैं? नहीं, और भी रास्ते हैं। बस वहां पर 3 स्टैंड पे लेके जाती है। 2024 तक सिर्फ 2 बस स्टैंड थे, लेकिन 2025 से 3 बस स्टैंड बना दिए उन्होंने, और भी रास्ते हैं। यहां पर इसके नीचे क्लिक करेंगे तो दूसरे रास्ते भी आएंगे। इसके नीचे यहां पर क्लिक करेंगे तो ये रास्ता भी है 11.8 किलोमीटर। ये देखिए इस रास्ते से होकर के जाएंगे तो ये रास्ता जो है वो इस तरह से होकर के जाता है बाहर बाहर, और ये मस्जिद। तो अगर आपकी बस स्टैंड इस तरफ से होगी तो आगे आगे हम आपको बताएंगे कि जब इस रास्ते से होकर के जाएंगे तो कौन सा बस स्टैंड होगा। जब इस रास्ते से जाते हैं तो आपको बस जो उतारती है वो उतारती है मरवा पहाड़ी की तरफ। वो टॉपिक अलग आएगा इंशाअल्लाह। जब वो टॉपिक आएगा, हर सेशन का वो टॉपिक होगा, तब वो बताएंगे। अभी हम जो समझाना चाह रहे हैं, आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, अभी हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि मैप की प्रैक्टिस कैसे करनी है। ये मैप की प्रैक्टिस आपने कर ली, आपको कोई रिस्ट वॉच की जरूरत नहीं, स्मार्ट वॉच की जरूरत नहीं, आप सब कुछ कर लोगे। हज सुविधा ऐप तो बहुत बढ़िया है माशाल्लाह, उसकी प्रैक्टिस करिए। लेकिन ये मैप वाला जो है, ये इंडिया के जितने भी मोबाइल हो, चाहे आईफोन हो चाहे एंड्रॉइड फोन हो, सब में मैप रहता है। तो मैप की प्रैक्टिस करने के लिए एक रास्ता आपने देख लिया, ये है जो आप लोगों को लेकर के जाएगा, और एक रास्ता ये है जो आप लोगों को लेकर जाएगा, और कहां लेकर के जाएगा? मस्जिद अल हरम। तो मस्जिद अल हरम पहुंचने के लिए ये रास्ता है जो कुदी बस स्टैंड की तरफ लेके जाता है, ये रास्ता जो है अल जवाद बस स्टैंड की तरफ लेके जाता है। तो आगे पूरी डिटेल जब बस स्टैंड की बता रहे होंगे तो वीडियो के साथ उसको बताएंगे। अभी पर्पस था कि आप कहीं पर भी हो, वहां से आप कहां जा सकते हो, वहां से आप जा सकते हो वहां जहां आप जाना चाहते हो। जैसे आप मस्जिद अल हरम में हो और आप परेशान हो रहे हो कि अब हमको रास्ता नहीं पता है, तो आप यहां पर मस्जिद अल हरम डाल करके और जहां जाना है वो नाम यहां डाल दीजिए, आप पहुंच जाएंगे। अभी हम आपको यहां से लेके चलते हैं आपके सामने। यहां पर डालिए मीना रेलवे स्टेशन, मीना मेट्रो स्टेशन 2, मीना मेट्रो स्टेशन 2, मीना मेट्रो स्टेशन 2, यहां से सर्च कर दीजिए। अब ये देखिए आपके सामने आ गया। अब ये यहां से बहुत ध्यान से देखिए, अभी आप कहां पर थे? मस्जिद बिन महफूज पर। कितने मीन दूरी है? हाजी साहब लोग पूछते हैं कि हम जहां रहेंगे वहां से मीना कितने दूर है। ये देखिए ना, 3.1 किलोमीटर, 3.1 किलोमीटर है। पैदल पे जाएंगे 40 मिनट, यहां क्लिक करिए। ये पैदल आप जाएंगे 2.9, पैदल वाला रास्ता और छोटा हो गया 2.9, 40 मिनट। 40 मिनट एक एवरेज है। आप 25 मिनट 30 मिनट आधे घंटे में आराम से पहुंच सकते हैं। मीना से कहां जाना है? मस्जिद बिन महफूज। यहां देखिए ये मस्जिद बिन महफूज है, ये पैदल रास्ते से गए और देखिए कोई टर्न नहीं है, बिल्कुल सीधा गए और कहां पहुंच गए? आप पहुंच गए मीना मेट्रो स्टेशन 2 पर। तो कितना आसान है, कहीं कोई मुश्किल नहीं है। आप किसी भी जगह पर जाना चाहें, आप सिर्फ 1-2 लैंडमार्क याद कर लें। जैसे मस्जिद अल हरम, ये तो लैंडमार्क है ही है। अब अगर आप बिन महफूज से
आना चाहें तो यहाँ, और मस्जिद बिन महफूज से मीना का लोकेशन देखना चाहें तो आप लोग घर में प्रैक्टिस करिएगा। रेस्टोरेंट में और भी बहुत से रेस्टोरेंट है, कहीं भी टच कर देंगे सऊदी अरब के रेस्टोरेंट की डिटेल आ जाएगी, आप उसकी खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब एक और चीज दिखा देते हैं आप लोगों को, मस्जिद आयशा। यहां पर बहुत जाना होता है, तो यहां पर टाइप करते हैं मीना मेट्रो स्टेशन की जगह पर मस्जिद आयशा। सर्च पे जाइए, अब जब मस्जिद आयशा की आप प्रैक्टिस करेंगे, मस्जिद आयशा डाल देंगे तो ऑटोमेटिक वो आपको दिखा देगा मस्जिद आयशा आ गया, ये देखिए। और यहां पर आप कितने किलोमीटर दिखा रहा है, देखिए यहां पर कार पे जाइए प्लीज, ये कार वाला रूट है, देखिए 16 किलोमीटर दिखा रहा है और 20 मिनट की दूरी है। ऐसे कई रास्ते हैं, कहीं पर 17 किलोमीटर, कहीं पर 16 किलोमीटर, जिसको भी टच कर देंगे, इसको टच कर दीजिए तो ये रास्ता यहां चेंज हो गया, इसको दूसरे को टच कर देंगे तो यहां पर वो रास्ता चेंज हो जाएगा। तो आपके अपने ऊपर है, वो तो टैक्सी वाला आपको ले जाएगा, लेकिन मस्जिद बिन महफूज से सीधा कहां पर आ रहे हैं आप, ये आ रहे हैं, ये जगह है जिसका नाम है मस्जिद आयशा, यहां पर आ गए। अल तनीम लिखा हुआ है, मस्जिद आयशा वहां पर अल तनीम भी बोलते हैं। तो ये है, तो ऐसे आप मस्जिद जुराना का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तैब की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आपको मैप में खूब सारी प्रैक्टिस कर लेनी है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डालने की। तो मैप की प्रैक्टिस करने का आपको तरीका सिखा दिया। इस वीडियो को एक दो बार देखेंगे, आप लोग को गूगल मैप कुछ नहीं करना है। नुसुक ऐप अभी सिर्फ कंटिन्यू एज ए गेस्ट पे आप प्रैक्टिस करिएगा। नुसुक ऐप पे अभी आप पासपोर्ट नंबर, जीमेल आईडी, इनकी प्रैक्टिस बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि अभी आपके पास ई वीजा नहीं है। आगे हम एक पूरी वीडियो बना देंगे और सेपरेट वीडियो बना के सिर्फ नुसुक ऐप में हम अपना वीजा नंबर डाल देंगे, अपना पासपोर्ट नंबर डाल देंगे और उसकी पूरी वीडियो बना करके यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। तब आप लोग उसको देख करके उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वो बेहतर होगी इंशाअल्लाह। तो आज आप लोगों को हमने बताया कि अपने मोबाइल में आईएमओ की प्रैक्टिस कर लीजिए, अपने मोबाइल में बोटिम की प्रैक्टिस कर लीजिए, अपने मोबाइल में नुसुक ऐप की प्रैक्टिस कर लीजिए, और अपने मोबाइल में आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए किसकी, मैप की, गूगल मैप की। अगर आगे हम हाजी साहब लोगों के सवाल लेंगे। हजिन साहिबा ने पूछा है कि जब हमारी फ्लाइट अगर जद्दे की होगी तो हमें एहराम कहां पर बांधना होगा। जितने भी लोग हिंदुस्तान से जद्दा जाते हैं और जद्दे से फिर मक्के मुकर्रमा जाते हैं, तो जद्दे से वो कहीं पर भी जाएं, बात यह है कि जद्दे से मक्के मुकर्रमा जा रहे हैं तो बीच में एक मीकात आती है, उस मीकात को क्रॉस करना है अगर, तो आपको हालत एहराम में होना होगा और उम्रे की नियत करके तलबिया पढ़नी होगी। इसलिए जितने भी हिंदुस्तान से हाजी जद्दे की तैयारी करेंगे और जद्दे वाली फ्लाइट में बैठेंगे, फ्लाइट में बैठने के बाद, फ्लाइट के टेक ऑफ कर लेने के बाद, आपको 1 घंटे के बाद खाना पीना खा करके पूरी तरह से हाथ पैर पोंछने के बाद, सब कुछ करने के बाद, अब आपको उम्रे की नियत करनी होगी और उम्रे की नियत करके तलबिया पढ़नी होगी। नियत और तलबिया एक ही है। नियत करने का मतलब ही है कि अब आपको तलबिया पढ़ना, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ नियत कर ली कि या अल्लाह मैं उम्रे की नियत करता हूं, इसको हमारे लिए आसान फरमा, कबूल फरमा। नहीं, जैसे ही कबूल फरमा कहेंगे, आप मिनिमम 3 बार तलबिया पढ़ेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लका लब्बैक, इन्नल हम्दा व नियमता लकाउल मुल्क ला शरीक लक। ये 3 बार पढ़ेंगे। अब 3 बार का मतलब इसके बाद रुकना नहीं है, कंटिन्यू पढ़ते रहना है। और अगर बीच में सो गए कोई बात नहीं, फिर उठे तो फिर आप दोबारा पढ़ना शुरू कर दीजिए, लेकिन जब भी दोबारा पढ़ेंगे तो कम से कम 3 बार जरूर पढ़िए, बेहतर है। तो ये है, जितने भी लोग हिंदुस्तान से कहां जाएंगे, जद्दा जाएंगे, उनके लिए ये कानून है। और अगर आप मक्के में हैं और वापस फिर दोबारा उम्रा करने के बाद जद्दा घूमने गए हैं, किसी काम से गए हैं, किसी से मिलने गए हैं, ऐसे में फिर आप पर वो कानून नहीं आता है कि अब वापस लौटे तो आपको उम्रा वाजिब हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। और ऐसा क्यों नहीं होता है, 23 दिसंबर को डिटेल में समझाएंगे। उस दिन का पूरा सेशन इसी बात पर होगा। आगे का दूसरा सवाल लेते हैं हाजी साहब का। एक सवाल बहुत अच्छा आया है और ये सवाल इतना अच्छा है कि हम आपको बता नहीं सकते, और अभी आया 9:35 पे। देखिए सवाल, सवाल देख लीजिए, ये ना कहिएगा कि सवाल हमने अपनी मर्जी से बनाया। दिख रहा है सवाल, अब हम आपको पढ़ के बता देते हैं। कासिम भाई, तीसरी किस्त कब जमा होगी? अल्लाह अकबर कबीरा।
ये हमारे भाई हैं। तीसरी किस्त भाई, तीसरी किस्त कब जमा होगी ये अभी हज कमेटी ने बताया नहीं है। तो जब हज कमेटी ने बताया नहीं है तो हम भी नहीं बता सकते। लेकिन पहली किस्त आपने जमा कर दी और आपको बाकायदा पता चला, दूसरी किस्त भी आपने जमा कर दी, आपको बाकायदा पता चला, तो मेरे दोस्त जब तीसरी किस्त का वक्त आएगा तो आपको पता चल जाएगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने बाकायदा अपनी गाइडलाइन में ही ये बता दिया था कि तीसरी दिसंबर महीने में आ जाएगी। तो अगर वो दिसंबर में, आज हम लोगों की 20 तारीख हो गई है, 10 दिन में आ जाती है ठीक है, नहीं आती तो जनवरी में आएगी। लेकिन जब भी तीसरी किस्त आएगी आपको बाकायदा उसका मुकम्मल टाइम मिलेगा। अभी भी देखिए दूसरी किस्त बहुत से लोगों ने कल जमा करी, बहुत से लोगों ने दूसरी किस्त आज जमा करी, तो मौके मिलते हैं, परेशान होने की बात नहीं है। तो वैसे तीसरी किस्त भी आएगी तो ऐसा थोड़ी ना 3 घंटे के लिए आएगी, वो भी आएगी 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना इंशाअल्लाह, तो आपको पूरा मौका मिलेगा। तो आप परेशान ना होइए और तीसरी किस्त के सवाल को बार बार ना पूछिए, कोई फायदा नहीं है। हाजी साहब का सवाल है कि हम लोग को पासपोर्ट कब जमा करना होगा। पासपोर्ट जमा करने के लिए कोई अभी हज कमेटी ऑफ इंडिया ने तारीख नहीं बताई है, लेकिन वो आपसे जब भी पासपोर्ट लेंगे आपको बाकायदा टाइम देंगे। पासपोर्ट आप लोगों से इसलिए नहीं लिया जाता कि उससे वीजा लगेगा। आप लोगों का वीजा लगने के लिए जो आपने फॉर्म भरते समय पासपोर्ट स्कैन किया था उसी से आपका वीजा अप्लाई होगा। अब आपका पासपोर्ट फिजिकल रूप में नहीं जाता है वीजा लगने के लिए, अब आपका ई वीजा लगता है। तो ई वीजा में आपके पासपोर्ट की जरूरत हज कमेटी को नहीं होती है, वो आपकी स्कैन कॉपी से ई वीजा लगा देंगे। इसीलिए यह बात बार बार कही जा रही है कि अगर किसी का फॉर्म भरते समय बाई चांस गलती हो गई और उन्होंने उसमें स्पेलिंग गलत आ रही है तो वो अपना करेक्शन करा लें, क्योंकि ई वीजा उसी स्कैन कॉपी से लगेगा। आपके पासपोर्ट में सब कुछ सही लिखा उससे नहीं लगेगा। अगर आपकी कोई भी चीज गलती है, किसी के नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक है, ओ की जगह 0 दिख रहा है, या किसी के जेंडर में कोई मिस्टेक है, मेल की जगह फीमेल दिख रहा है, या किसी की डेट ऑफ बर्थ में कोई मिस्टेक है, ऐसी 3-4 बड़ी बड़ी मिस्टेकें अगर हैं तो आप करेक्शन करा लीजिए। पासपोर्ट आपका, वीजा आपका उसी स्कैन कॉपी से लगेगा। अब बात आती है हज कमेटी ऑफ इंडिया पासपोर्ट लेती क्यों है। हमारे यहां हम लोग इंडियन लोग हैं माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो होता क्या है कि अगर हज कमेटी ऑफ इंडिया हम लोगों से पासपोर्ट जमा ना कराए तो हाजी साहब इतने मासूम होते हैं कि वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे और जब उनसे कहा जाएगा पासपोर्ट लाइए तो कहेंगे पासपोर्ट तो हमने बहुत घर में संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि लोगों ने कहा था बहुत कीमती कागज है, इसको घर में लॉकर में रख दो। वो तो पासपोर्ट तो वहीं रखा हुआ है, उसको लाएंगे तो खोने का डर रहेगा। तो हाजी साहब इतने बढ़िया है कि बिना पासपोर्ट के सऊदी अरब उड़ने की प्लानिंग कर लेंगे। तो मजबूरी में हज कमेटी ऑफ इंडिया सब लोगों के पासपोर्ट अपनी कस्टडी में ले लेती है, ताकि ऐसा ना हो कि हाजी साहब एयरपोर्ट पे पहुंचे दिल्ली पे या मुंबई पे या लखनऊ के, और पासपोर्ट उनका कहां रखा हो, गोरखपुर में रखा हो। तो फिर इतनी जल्दी उधर हवाई जहाज उड़ने को तैयार होगा और इधर ये होगा। तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। पासपोर्ट आपका जमा होगा जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, ईद बाद, जब भी हज कमेटी आप कहेगी आप जमा कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला एक और सवाल है, महरम कोटा की वेटिंग लिस्ट कब आएगी। देखिए आप लोगों को बताएं, खासकर यूपी के हमारे हाजी साहब, यूपी के हाजियों को वेटिंग लिस्ट का उन्होंने इत्तिफाक से कभी मजा ही नहीं चखा होता है, क्योंकि यूपी में जितना कोटा होता है उससे कम फॉर्म भरे जाते हैं, तो जितने लोग फॉर्म भरते हैं सबका सिलेक्शन हो जाता है, तो उनको वेटिंग लिस्ट का पता ही नहीं है। लेकिन हमारे गुजरात के हाजी भाई हज्जिन बहनें, हमारे महाराष्ट्र में, हमारे केरल में, ऐसे साउथ में ऐसा है कि लोगों ने 5-5 साल से हज का फॉर्म भर रखा है और कोशिश कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि अल्लाह की तरफ से अभी उनके लिए हुक्म नहीं आया। तो मेरे दोस्त, अगर आपके मुकद्दर में यह बात लिखी है कि इस साल आपको हज पे जाना है, तो महरम कोटा की हमारी बहनें जो वेटिंग में हैं, बस वो अल्लाह से दुआ करें। वेटिंग लिस्ट अभी नहीं आती है कि एक हफ्ते पहले रिजल्ट आया कि इतने लोग का सिलेक्शन हो गया और एक हफ्ते में वेटिंग लिस्ट आ जाए। महरम कोटे की जो वेटिंग लिस्ट आएगी वो मान के चलिए जनवरी लास्ट में या फरवरी लास्ट में आएगी। वो रोज नहीं आती है कि आप रेलवे के टिकट की तरह रोज चेक करें कि मेरी वेटिंग पहले थी, अब मेरा टिकट कंफर्म हो गया, आरएसी हो गया, या मेरे को कोच मिल गया। ये रेलवे स्टेशन का टिकट नहीं है मेरे भाई मेरी बहन, ये है हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेटिंग लिस्ट। इसको महरम कोटे को आने में अभी वक्त लगेगा।
जब तीसरी किस्त आ जाएगी, तीसरी किस्त जमा होने का वक्त खत्म हो रहा होगा और उसके बावजूद भी किसी ने अपना कैंसिल नहीं करा होगा, पैसा नहीं जमा किया होगा, उनका कैंसिल होगा। तो जब वो कैंसिल होता है तो वेटिंग वालों को चांस मिलता है। तो उम्मीद रखें, लेकिन रोज परेशान ना हो, सिर्फ मुसल्ले पे मेहनत करें, अल्लाह की बारगाह में खूब रो रो के दुआ करें। अगर अल्लाह ने आपके मुकद्दर में लिखा है तो हर कीमत पर आप हज पे जाएंगी इंशाअल्लाह। हम आपको एक छोटी सी मिसाल बता करके आज का सेशन खत्म करेंगे। एक छोटी सी बात बताते हैं। सन था 2025, कौन सा? अभी जो हज हुआ, क्योंकि लेटेस्ट हज वही 2025 वाला है। 2026 में अगले साल आप लोग जाएंगे इंशाअल्लाह। सन था 2025, इंडिया की बात नहीं है, फॉरेन कंट्री में हवाई जहाज हाजियों को बैठा करके उड़ने की तैयारी कर रहा था। एक हाजी साहब नहीं आए थे, सारी तरफ अनाउंसमेंट हुआ, ये हाजी साहब कहाँ हैं, ये हाजी साहब कहाँ हैं, सब अनाउंसमेंट हो गया। आखिर में वहाँ के जो स्टाफ था एयरपोर्ट का, उसने हवाई जहाज में पायलट से बताया, क्रू मेंबर से बताया कि ये हाजी साहब अभी तक नहीं आ पाए और फ्लाइट उड़ने का टाइम हो गया। इतनी देर इंतजार करने के बाद हाजी साहब नहीं आ पाए, तो फिर पायलट ने ये डिसाइड किया अब इनको बिना लिए हम फ्लाइट को उड़ा देंगे और चले जाएंगे सारे हाजियों को लेकर के। कहां? सऊदी अरब हज करने के लिए। अब इत्तिफाक से ये आखिरी फ्लाइट थी, इसके बाद कोई फ्लाइट और जाना भी नहीं था। जब ये डिसाइड हो गया कि अब इन हाजी साहब को नहीं लेंगे, अब इनको बिना लिए उड़ जाएंगे, थोड़ी देर में हाजी साहब किसी वजह से लेट हो गए थे, वो हमें नहीं पता आया भी नहीं गया, लेकिन वो दाखिल होते हैं और दौड़ते दौड़ते आते हैं और गेट शीशे का दरवाज़ा बंद हो चुका है और वो कहते हैं, वहाँ के जो स्टाफ बैठे वो रिफ्यूज़ कर देते हैं कि नहीं आप नहीं जा पाएंगे। वो पायलट से बात करते, पायलट कहता है नहीं, नॉट अलाउ। वो नॉट अलाउ हो गए। अब हाजी साहब नॉट अलाउ हो चुके हैं। हाजी साहब यहां खड़े हैं, सामने शीशा लगा हुआ है, शीशे के सामने की तरफ वो हवाई जहाज उड़ने को तैयार है। ये वेटिंग वाले बात समझिएगा, वेटिंग वालों के लिए खास करके, वो सामने की तरफ वो हवाई जहाज उड़ने के लिए तैयार हो रहा है। ये हाजी साहब यहां खड़े हुए, सामने जहाज जा रहा है। अब सोचिए जहाज रनवे पे जा रहा है, ये यहां खड़े हैं, इनका बैग इनके साथ है, इनके आंसू छल छल बह रहे, इनके आंसू छल छल बह रहे कि अल्लाह हमसे क्या गलती हो गई। ये अल्लाह से अपनी बात कह रहे और हवाई जहाज उड़ने के लिए तैयार हुआ, रनवे पे दौड़ता है और उड़ जाता है। ये वहीं खड़े रहते, इनसे हिला भी नहीं जा रहा है और वो हवाई जहाज उड़ जाता है। हवाई जहाज उड़ जाता है, ये वहीं खड़े हैं। थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं, वो हवाई जहाज वापस आ गया। वो हवाई जहाज वापस आ गया क्योंकि हवाई जहाज की फ्लाइट में कोई दिक्कत हो गई टेक्निकल। वो आया, जब वो आया तो ये यहां खड़े होकर शीशे में देख रहे हैं, लेकिन अब करे तो क्या करे, बिना परमिशन के तो जा नहीं सकते। पायलट ने फोन किया, टेक्नीशियन टीम पहुंची, उसने वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद, गौर से सुनिएगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं वहां के स्टाफ से कि देखिए अब तो आ गया, हमें चले जाने दीजिए। लेकिन पायलट एतराज कर देता, मना कर देता, कहता नहीं, अलाउ नहीं है। और वो टेक्नीशियन बंदा उस प्रॉब्लम को फ्लाइट की सॉल्व करता है और वो जहाज फिर उनके सामने उड़ जाता है, रनवे पे रनिंग करता, दौड़ जाता है। और ये बेचारे यहां खड़े, इनके आंसू बह रहे और ये अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे, या अल्लाह, ये हवाई जहाज दोबारा उड़ चुका है दोस्त, दोबारा उड़ चुका है और ये यहीं खड़े हैं, इनसे हिला भी नहीं जा रहा है। लेकिन अल्लाह का करना देखिए, वो हवाई जहाज फिर से आ जाता है। वो हवाई जहाज जब फिर से आ जाता है, टेक्नीशियन टीम उसको फिर जाकर के रिपेयर करती है। इनको परमिशन नहीं मिलती अंदर जाने की, टेक्नीशियन टीम सब कुछ चेक करके ओके कर देती है। वो फ्लाइट फिर से उड़ जाती है और ये यहीं खड़े हैं। जब तिबारा में वो फ्लाइट उड़ जाती है तो फिर थोड़ी देर के बाद वो फ्लाइट वापस आती है और वापस आने के बाद फिर जब टेक्नीशियन तैयार होता है तो पायलट कहता है अब टेक्नीशियन को ना भेजो, उस बंदे को भेजो जो बंदा बाहर खड़ा है, जिसकी वजह से हम लोग उसको ले नहीं जा पा रहे थे, उसको भेज दो। टेक्नीशियन टीम को रोक दिया जाता है। ये बंदा अपना सामान सारी चीजें करके हवाई जहाज में जाके बैठता है और मेरे दोस्त हवाई जहाज में जाके बैठता है तो वो हवाई जहाज फिर से जाता है और वो पहुंच जाता है अपने सफर पे, हज के सफर पे। तो ये है अल्लाह की शान, ये है अल्लाह की कुदरत। अगर आपके मुकद्दर में अल्लाह ने हज लिखा है तो 100% होगा, कोई टाल नहीं सकता। और अगर नहीं लिखा है तो फिर कोई करा नहीं सकता। और नहीं लिखने का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता है कि आप कोई गुनहगार बंदे हैं। नहीं लिखने का मतलब होता है कि अल्लाह आपको बाद में मौका देंगे, अभी आपके लिए बेहतर नहीं है। और हो सकता हो ना जाने कितने ऐसे हुए कि अल्लाह ताला ने हज का मौका तो नहीं दिया, बिना हज पे जाए उनकी मगफिरत फरमा दी। अल्लाह कादिर,
अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। वो जिसको चाहेंगे उसको जन्नत में भेजेंगे। हज का हाजी की मोहर लगने से जन्नत नहीं मिलती मेरे दोस्त, ये तो अल्लाह की मर्जी पर है। तो आप अल्लाह पर अपना यकीन कायम रखें, अल्लाह पर भरोसा रखें और अल्लाह से मांगते रहें। और आखिर में ये बात कह करके हम अपना ये आज का सेशन मुकम्मल करेंगे। हमारे पास चूंकि कई हज़ार हाजी जुड़े हुए हैं, तो रोज़ हमारे पास एक ना एक खबर आ जाती है मेरे दोस्त कि हमारे हाजी साहब को जाना था हज पे, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, जाड़े का मौसम चल रहा है तो ब्रेन ट्यूमर यानी कि ब्रेन हेमरेज हो जा रहा है, तो कहीं कुछ और प्रॉब्लम हुई जा रही है जिसकी वजह से वो कैंसिल करा रहे हैं। हमें पूरे दिन हाजियों के लिए एक एप्लीकेशन बनानी पड़ती है जिसमें उनका हम कुर्बानी का नो से यस कराते हैं, यस से नो कराते हैं। उसी में एक बहुत अफसोस करके हमें एप्लीकेशन बनाते हैं हाजियों के लिए कि भाई आपका सफ़र इस बार कैंसिल कर दीजिए। बड़ा अफसोस होता है लेकिन मजबूरी है। तो मेरे दोस्त अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने आप को इस बात के लिए तैयार रखें कि अल्लाह से हर वक्त मांगते रहें। हज का सफ़र अल्लाह की मर्ज़ी से होगा, तो जब भी मौका मिले हर वक्त लब्बैक पढ़ते रहिए, हर वक्त अल्लाह से मांगते रहिए। अपनी सेहत, अपनी मग़फ़िरत, अपनों के लिए सेहत, सब कुछ मांगते रहिए, क्योंकि पता नहीं कौन से मोड़ पे वो सफ़र कैंसिल हो जाए। तो जब तक हज आप ना कर लें, हज अल्लाह से हज की आसानी मांगते रहिए। अगला सेशन 23 तारीख को होगा। 23 तारीख को हम आप लोगों को यानी कि ट्यूसडे, आज से कुछ दिन के बाद ही, संडे मंडे 2 दिन के बाद इंशाअल्लाह, उस दिन हम आप लोगों को ये भी सिखाएंगे कि आप लोग अपने मोबाइल में बिना किसी ओटीपी के, बिना किसी प्रॉब्लम के कैसे देख लें कि आपका पैसा हज कमेटी को पहुंच गया है, कैसे देख लें कि आपने कुर्बानी यस किया है कि नो किया है। और वही तरीका सिखा देंगे ताकि आप लोग को जब हवाई जहाज की डेट आ जाए तो कैसे देखें कि आपकी कौन सी तारीख आई है। तो 23 तारीख को आप लोग यानी कि ट्यूसडे जो आ रहा है उस दिन आप लोग फिर से लाइव हो जाइएगा। वक्त यही रहेगा रात के 9 बजे। और आज का सेशन आपको कैसा लगा, आपको जो बातें बताई वो कैसी लगी मेरे दोस्त, आप लोग अपना कमेंट्स ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत कीमती हैं, क्योंकि पिछली बार कमेंट्स कम हुए थे जिस वजह से यूट्यूब वालों ने वो ब्लॉक कर दिया हमारी वीडियो। तो आप लोग अपना कमेंट्स करिएगा। अगर वीडियो और बताई गई बात आपके काम की है तो भी कमेंट्स करिए, और ख़राब लग रही है तो आप बताइए, तो हम उसको बदलाव करेंगे इंशाल्लाह, कुछ और मेहनत करेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश है कि बेहतर से बेहतर आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।